हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में कहाँ खत्म किए थे, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में जाने थे, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। साथ ही साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में भी देखे थे और कुछ बेहतरीन एग्जांपल देखे थे जो कि एग्जाम्स में आए हुए थे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड का उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारा चीज, एक एक चीज एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग, ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या हम लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि वैसे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज जो कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई इनका, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजिकल स्टेट। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या बोलता है भाई, फिजिकल स्टेट बोलता है कि compounds containing covalent bond, compounds containing covalent bond normally exist in liquid, ठीक है, generally exist in liquid or gaseous because weak force of attraction, ठीक है, that is weak force of attraction, that is van der Waal force of attraction, some compound exist in, ठीक है, some compound exist in soft solid form। ठीक है, क्या बोलता है ना कि जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि एक के पास पॉजिटिव और दूसरे के पास नेगेटिव, ये एक फिजिक्स का जो आपका रूल है उस पे चलता था। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, उस पे चलता था। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है ना कि फिजिकल स्टेट में एक ऐसा पाया गया है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, वो किसमें एग्जिस्ट करता है बेटा, जनरली, यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो जनरली किसमें एग्जिस्ट करते हैं, आपका लिक्विड में, नहीं तो गैसियस में। और लिक्विड और गैसियस में यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको भी पता होगा कि सॉलिड फॉर्म में, चूंकि हम लोग पढ़े कि आयोनिक कंपाउंड जनरली किसमें एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल उसका बनता है, जो हम लास्ट में पढ़े थे कि उसका जो लैटिस एनर्जी होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जो होता है वो काफी कॉम्पैक्ट बनता है। आया बात समझ में, यानी कि काफी एक तरह से स्टेबल बनता है, हार्ड बनता है उसका लैटिस। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका जो बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड जो बनते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बेटा किस में होते हैं, वो आपका लिक्विड नहीं तो किस में पाए जाते हैं, गैसियस में पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो यदि कोई लिक्विड, यदि कोई कंपाउंड लिक्विड में पाया जा रहा है या फिर आपका गैसियस में पाया जा रहा है, इसका मतलब खास है, खास तौर पे हम कह सकते हैं कि उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो एटम एटम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, काफी वीक होगा। आया बात समझ में, काफी क्या होगा बेटा, वीक होगा। ठीक, और सॉलिड वाले में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तभी उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है एटम के बीच का, मॉलिक्यूल के बीच का या आयन के बीच का बहुत कम होता है, इसीलिए क्या बनता है, वो सॉलिड बनता है। ठीक, ये बेसिक केमिस्ट्री में ये हम लोग थोड़ा पढ़े थे, सॉलिड लिक्विड और गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आपस में नजदीक रहता है, दूर रहता है, क्या सारा कुछ, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होता है और उसको हम लोग वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। एक टाइप का फोर्स है जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, और कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं,
सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा सॉलिड मतलब स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं होता है, हार्ड सॉलिड नहीं होता, सॉफ्ट सॉलिड होता है। सॉलिड होगा तो मान सॉलिड में यदि पाया भी जाएगा तो सॉफ्ट सॉलिड होगा। जैसे कि अब जो पाए भी जा रहे हैं जैसे कि H2O, ठीक है, H2O बेटा किस फॉर्म में, लिक्विड। H2 किस फॉर्म में बेटा, गैस, ठीक है। O2 किस फॉर्म में पाया जाता है, गैस। N2 ये एग्जांपल्स हम दे रहे हैं गैस, और ये F2 ये किस में बेटा, गैस में, ठीक है। आ रहा बात समझ में, क्लियर है। अब कुछ ऐसे भी यदि हम ग्रुप 17 की बात करें, G17 का, तो F2 ठीक है गैस में, ठीक, Cl2 ये गैस में, Br2 ये भी लिक्विड होता है ना, ठीक है, लेकिन इसको हम गैस में लिख रहे हैं। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, गैसियस में लिख रहे हैं। और ये बेटा आपका I2 गैस, और यदि इधर से यदि हम इधर जाएंगे तो ये सॉफ्ट सॉलिड कह सकते हैं हम इसको। आ रहा बात समझ में, क्या बोल सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड। थोड़ा सा जो है वो सॉलिडिटी इसकी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है, ठीक। वहीं आप यदि देखिएगा फास्फोरस सॉलिड स्टेट में, ठीक है, होता है। और ये क्या है बेटा, व्हाइट फास्फोरस की बात कर रहे हैं हम। और S8 ठीक है सल्फर, ठीक है, और ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इज दैट क्लियर। तो कुछ हम वैसे भी एग्जांपल दिए जो गैसियस फॉर्म में है, और कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जो सॉफ्ट सॉलिड में है, और कुछ वैसे भी एग्जांपल है जो बेटा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेचर में तो पाया ही जाता है, लेकिन इन जनरल वे में हम बात करें तो वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। आया बात समझ में। अब इसमें थोड़ा सा और लिख देते हैं कुछ आपको, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिक्विड कैसे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो भाई डाउन द ग्रुप मोलर मास इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप मोलर मास increases and size also increases, ठीक है, साइज भी अपने आप बढ़ता चला जाएगा। so force of attraction increases, so force of attraction increases, ठीक है, then its physical state will also change, then its physical state is also will change, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है बेटा, उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और मॉलिक्यूलर मास यदि बढ़ता है तो उसका साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और जिसके कारण उसका फिजिकल स्टेट में, फिजिकल बिहेवियर में चेंजेज आता है। आया बात समझ में। तो ये बात एक ध्यान में रखेंगे कि क्यों ऐसा कोई सॉलिड में कोई लिक्विड में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, उस तरीके से। और मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, मोर FOA का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, more will be the chance to found in solid state, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, अभी तो बताएं, उतना ही ज्यादा चांस रहेगा उस कंपाउंड का सॉलिड स्टेट में पाए जाने का, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मॉलिक्यूल्स एटम्स आपस में क्लोज आएंगे, और क्लोज आएंगे तो क्लोजली पैक्ड होंगे, वो कॉम्पैक्ट होंगे, सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। अब इसी में एक चीज होता है आपका 3D नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, 3D नेटवर्क सॉलिड, 3D नेटवर्क सॉलिड, ये स्ट्रॉन्ग सॉलिड कहलाता है, यानी जाल, 3D बोलते नहीं, नेटवर्क का मतलब क्या, जाल। इसका जाल एकदम फैला रहेगा, एक तरह से कह सकते हैं कि 3D नेटवर्क सॉलिड में जो आपका एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो काफी अच्छा होता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा टफ या हार्ड बन जाता है। आ रहा बात समझ में। तो इसमें हार्ड सॉलिड, ठीक है, हार्ड सॉलिड होता है, ठीक है। हार्ड सॉलिड में हम एग्जांपल क्या दे बेटा, डायमंड,
डायमंड याद है? डायमंड आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे डायमंड के बारे में। तो डायमंड क्या होता है बेटा? काफी स्ट्रांग होता है, काफी हार्ड होता है, ठीक है। क्यों? आप पढ़े होंगे उसका 3D नेटवर्क टाइप होता है। 3D नेटवर्क टाइप मतलब एकदम जाल की तरह वो एक एटम दूसरे एटम से ये रहता है, बॉन्ड बनाए हुए रहता है। कार्बन का ही बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन को आपको पता होगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। और काफी स्ट्रॉन्ग डायमंड का जो होता है, एक कार्बन एटम अनदर 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, और वो 4 कार्बन एटम अनदर 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। वो 4 कार्बन एटम फिर मतलब कि वो 8 एटम्स जो है वो, ठीक है, वो अनदर 4 कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो मल्टीपल होते जाता है और बाद में 3D नेटवर्क बनता है बहुत जबरदस्त। इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं और आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, आपको याद होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड में, ठीक है। तो वो टाइप के स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम लोग 3D नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होता है, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, यानी वेरी हार्ड, एक तरह से हार्ड सॉलिड माने जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, पता है ना, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। SiO2, ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट तो बहुत ज्यादा नॉट, ठीक है, वेरी हार्ड, ये बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको हार्ड के श्रेणी में फिलहाल लिख रहे हैं, लेकिन नीचे हम ये भी लिखे हैं कि नॉट वेरी हार्ड, ये चीज ध्यान में रखना है। अब यदि हम और आगे बढ़े, दूसरा स्टेट के बारे में बात करें, फिजिकल स्टेट में सेकंड, दैट इज यानी कि प्रॉपर्टीज में दूसरा बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग MP एंड BP भी कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, they have low melting point and boiling point as compared to compounds containing ionic bond। आयोनिक बॉन्ड का बेटा आपको याद होगा कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हार्ड था, सिंपल है, जो सॉलिड है उसको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हार्ड होगा, हाई होगा, जो लिक्विड या गैसियस में उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये तो सिंपल दिमाग लगाने वाली चीज है। तो क्या बोलता है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वैसे कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। बट इफ कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड possess 3D नेटवर्क, यानी ऊपर वाला, ठीक है, 3D नेटवर्क वर्क सॉलिड स्ट्रक्चर, then their melting point and boiling point are very high। डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा ही होता है, ठीक है। और हार्डेस्ट सब्सटेंस भी उसको कहते हैं। तो क्या बोला कि जनरली उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका कम रहेगा, लेकिन वो यदि हार्ड 3D नेटवर्क सॉलिड टाइप का है तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, हाई हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग कंडक्टिविटी के तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगला थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड में हम लोग क्या बोले थे कि दो तरीके से हम लोग करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या माने थे, इलेक्ट्रोलाइट। सॉलिड में तो कंडक्ट नहीं करता था, लेकिन यदि हम लोग मॉल्टेन या लिक्विड फॉर्म में लाते थे तो वो बेटा क्या करता था, आयंस का मूवमेंट तो उसमें होता था और वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट होता था और उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मली कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मली
compounds having covalent bond are bad conductor, ठीक है, are bad conductor of electricity, ठीक है, but they can conduct electricity, ठीक है, बस ध्यान में रखना है, but they can conduct electricity। ये जनरली तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है, ठीक है। कब, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? दे हैविंग पोलर नेचर, ठीक है, जैसे आपको पता होता है कि दे आर हैविंग पोलर नेचर। हालांकि ये पोलर नेचर कम होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है, लेकिन पोलैरिटी चूंकि इनकी कम है, लेकिन कुछ में यदि पोलर नेचर पाया गया अच्छा, तब ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये HCl गैस था, ठीक है, और ये H2O के में हम डाल दिए, और H2O में डाल दिए तो बेटा HCl क्या है, एसिड है, और आप बचपन में भी पढ़े हैं कि एसिड क्या देता है, H+। वाटर में जब हम उसको डालते हैं, मिलाते हैं, तो वो क्या देता है बेटा, H+ कॉन्सेंट्रेशन देता है, यानी कि H+ एंड Cl- में वो कन्वर्ट होता है। आर यू गेटिंग माय आइडिया? तो यहाँ पे बेसिकली HCl जो है वो क्या बन जाएगा बेटा, एक्वस, पानी में डालें और पानी में डालते हैं, ठीक है, और ये आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और वाटर में डालने के साथ ही उसमें क्या थोड़ा सा जनरेट होगा, आयोनिक, ठीक है, आयोनिक कैरेक्टर एक तरह से, और ये जो है आपका कन्वर्ट होगा H+ में, H+ एक्वस और साथ ही साथ Cl- एक्वस में। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्योंकि जो आपका एसिड होता है वो क्या देता है बेटा, H+ आयन देता है, और जैसे ही H+ आयन देगा, आयंस में ये ब्रेक हो गया, और आयंस में ब्रेक हो गया तो क्या हो गया बेटा, ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट आपका करने लगेगा। आया बात समझ में? कि किस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो लिख देते हैं यहाँ पे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें तो ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है, वो खुद आयोनाइज हो जाए, दूसरे की जरूरत नहीं पड़े, सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो सेल्फ आयोनाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि H2O हो जाए, ठीक है, NH3 हो जाए, CH3COOH हो जाए, ये खुद आयोनाइज हो जाते हैं, जिसको हम लोग एक और टर्म में बात करते हैं, ऑटोप्रोटोलिसिस, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोप्रोटोलिसिस। प्रोटो का मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं, प्रोटॉन, खुद ब खुद प्रोटॉन देते हैं, और H+ का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन ही तो होता है, क्योंकि H में इलेक्ट्रॉन है एक और प्रोटॉन है एक, लेकिन H+ कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बचा क्या उसमें, केवल और केवल प्रोटॉन। तो H+ को एज हम लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन तो इसमें होता ही नहीं, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस यानी खुद से प्रोटॉन देने वाला, खुद से H+ देने वाला। H+ देना मतलब आयंस में कन्वर्ट होना, और आयंस में कन्वर्ट होना मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो ऑटोप्रोटोलिसिस, ठीक। अब ऑटोप्रोटोलिसिस, जैसे कि ये आपका पानी था, और पानी मिल करके, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन दूसरा को लेके, इसका चूंकि लोन पेयर भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिससे क्या बन गया बेटा, H3O+ और साथ ही साथ OH-, ठीक है, लेकिन ये काफी वेरी लो एक्सटेंट में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पड़ा ना, H+ कहीं से आया और ये ले लिया तो H3O+ बन गया, ये वही बना, और ये वाटर से क्या बच गया, OH-, तो ये आयंस में कन्वर्ट हो गया खुद ब खुद, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं NH3 + NH3, तो डबल हेडेड एरो का मतलब फिर ये H+ इसके पास आएगा और फिर ये बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे एक चला गया हाइड्रोजन उसके पास, NH4 अमोनियम आयन, याद आ रहा, पढ़ाए थे ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और ये क्या बन जाएगा, NH2, बचा हुआ NH2-। तीसरा वाला यदि हम ले लें, यही वाला एग्जांपल, CH3COOH और प्लस
CH3COOH, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस और ये CH3COOH2 प्लस, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑटो प्रोटोलिसिस हो रहा है, यानी खुद ब खुद जो है वो H+ रिलीज कर दे रहा है आसानी से, और दूसरा कोई उसको ले ले रहा है, तो कैटायन एनायन में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट करेगा। और इसमें आपको एक नोट करके लिखवाना बहुत ही जरूरी है। क्या है भाई नोट, ठीक है। नोट क्या बोलता है, तो नोट बोलता है कि ग्रेफाइट इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब मोबाइल मतलब मूवमेंट, जिसमें क्या हो बेटा मूवमेंट, उसी को मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप 10th में भी पढ़े होंगे कि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही केवल मिलकर के बने हुए हैं। तो डायमंड में क्या होता है कि कार्बन, एक कार्बन अनदर 4 कार्बन आइटम से बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं, उसके जो वैलेंसी रहते हैं वो कंप्लीट खत्म हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में चला जाता है। लेकिन ग्रेफाइट 3 बॉन्ड जो है वो आपका सिंगल बॉन्ड आपको बनाता हुआ नजर आता है, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया कार्बन का 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ग्रेफाइट में 3 बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड जो बच गया वो क्या कर देता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट में काम आता है। उसी वही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है, ठीक है, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि ग्रेफाइट में जो कंडक्शन हो रहा है वो मूवमेंट ऑफ, यानी कि आयंस वाले बेसिस पे नहीं हो रहा है, ठीक है, वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हो रहा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होने के कारण हो रहा है। बात समझ में आया। अब 4th पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में क्या है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड्स containing covalent bond, ठीक है, आर नॉन पोलर, या फिर अच्छा रहेगा लेस पोलर लिखना, क्योंकि ये भी पोलर होते हैं लेकिन आयोनिक कंपाउंड की तरह पोलर नहीं होते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव इस पे होता है, यानी पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज इनमें होता है, देखा गया है। लेस पोलर, ठीक है, hence they are generally soluble, they are generally soluble in non-polar solvent, non-polar solvent, ठीक है, like CHCl3, C6H6, CCl4, C7H8, etc, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो बेटा क्या होते हैं नॉन पोलर। हम लोग क्या पढ़े थे, पोलर डिसॉल्विंग पोलर एंड नॉन पोलर, सॉरी लाइक डिसॉल्विंग लाइक, तो पोलर डिसॉल्व करेगा पोलर में एंड नॉन पोलर डिसॉल्व करेगा किसमें, नॉन पोलर में। लेकिन ये जो है वो लेस पोलर है, ये CHCl3 भी पोलर नेचर का होता है लेकिन काफी लेस पोलर है। बात समझ में आया, लेस पोलर है, चार्ज डेवलप होता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड में जैसे एक पे Cl माइनस Na प्लस, तो वो प्लस माइनस इन पे नहीं होता है, पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, पोलैरिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तब, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे।
फिफ्थ पॉइंट यदि हम बात करें केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या बोलता है, कंपाउंड्स कंटेनिंग, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली so molecular reaction which involves bond formation, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं वो जनरली शो करते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल वाइज रिएक्शन उसमें होता है, ठीक है। और जो कि इन्वॉल्व होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, एक्चुअल बॉन्ड बनना, बॉन्ड टूटना कोवेलेंट बॉन्ड में ही होता है, ठीक है। आपका जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो केवल और केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, दो आयंस के बीच में, दो डिफरेंट आयंस के बीच में, अपोजिट आयंस के बीच में। तो क्या बोला, इन्वॉल्व्स बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, एज वेल एज बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, या कह सकते हैं इसको डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन, हेंस टेक पार्ट, ठीक है, हेंस टेक पार्ट एट मॉडरेट रेट। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या है आपका कि बॉन्ड वो दोनों आयंस में, ठीक है, आयंस में इजिली जो है उनके साथ हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड जब हम लोग केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो नया बॉन्ड का बनना और पुराने बॉन्ड का टूटना होता है, यानी कि पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, वही केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं हम ये, और ये एग्जांपल को हैबर्स प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है, हैबर्स प्रोसेस। क्लियर है, नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आएगा, आगे इसके बारे में डिटेल से जानना है, तो बस नाम इंट्रोडक्टरी पार्ट किस तरह समझ सकते हैं आप। तो इसमें क्या होता है बेटा, N2 गैस और साथ ही साथ 3H2 गैस मिलकर क्या बनता है, 2NH3 गैस, यानी एमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो एमोनिया कैसे बनेगा, ये N, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो बेटा तोड़ना पड़ेगा अपने को, और तोड़ने के बाद एक नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म करना पड़ेगा, किसके किसके बीच का, H और H, ये एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पहले नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ो, और फिर नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड बनाओ। तो ये बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना यहाँ दोनों देखा जा रहा है। तो ये इस प्रोसेस में क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि ये इसका जो रेट होता है वो थोड़ा मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा होता है और ना बहुत कम होता है। आया बात समझ में? छठा जो हम लोग देखने वाले हैं, सिक्स्थ जो पॉइंट देखने वाले हैं वो आइसोमेरिज्म। याद होगा हम क्या बोले थे कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आइसोमॉर्फिज्म को शो करते हैं। याद है, पूरा हम लोग डिटेल में देखे थे आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। अब क्या होता है आइसोमेरिज्म देखें। हालांकि आइसोमेरिज्म में क्या बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब आपको हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म पूरा एक चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो बस डेफिनेशन और एक एग्जांपल से बस समझा दिया जाता है। तो हम क्या बोले कि आइसोमेरिज्म सिक्स्थ क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेटा क्या हो जाएगा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट, सबसे पहले तो ये जानना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करेगा, ठीक है, जो आपका
कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करेगा वो क्या करेगा, आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड shows the phenomena of, ठीक है, shows the phenomena of isomerism। ठीक है, shows the phenomena of isomerism। is that clear? समझ में आया? क्लियर है? अब आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होता है, वही जो फेनोमेना होगा उसको कहेंगे आइसोमेरिज्म, और जो कंपाउंड जो मॉलिक्यूल आइसोमर्स को शो करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मतलब आइसोमेरिज्म फेनोमेना को जो शो करेगा उसको आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, तो आइसोमर्स, ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज, ठीक है, इज नोन एज आइसोमर्स। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं C2H6O। ठीक है, क्या ले रहे हैं, एग्जांपल C2H6O। ठीक है, तो इसके दो आइसोमर्स बताए भी थे। ठीक है, ऐसा हम लोग दे सकते हैं, एक कौन सा CH3 CH2 और ये OH, ये क्या हो गया बेटा, अल्कोहल। ठीक है, अलग स्ट्रक्चर बना है, इसका अलग प्रॉपर्टी होता है, अल्कोहल जानते हैं आप, और एक हो जाएगा ईथर CH3O और ये CH3 ईथर। तो दोनों का प्रॉपर्टी बेटा क्या है, डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम C2H6O। इज दैट क्लियर? आया बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। कौन कौन सा थ्योरीज बताए थे ना, सारा थ्योरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा थ्योरीज अपने को डील करना, हालांकि बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हम लिखने वाले हैं, आपका थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें सबसे पहला जो है वो बेटा आपका क्या है, लिविस थ्योरी, लिविस ऑक्टेट थ्योरी भी इसको कहा जाएगा, लिविस थ्योरी, लिविस ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, ये भी कहेंगे इसको। दूसरा जो हमने को देखना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी जिसको हम लोग VBT भी कहेंगे। ठीक है, तीसरा जो देखेंगे वो होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फोर्थ जो देखेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, बस पर थ्योरी। ठीक है, ये देखेंगे। फिफ्थ देखेंगे थ्योरी कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको हम लोग MOT भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, जनरली क्वेश्चन जो है वो ये 3-4 पार्ट से आपको मिलते हैं।
ठीक है, समझ में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सॉरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और साथ ही साथ आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो दोनों है। ठीक है, अब बात करते हैं लेविस थ्योरी का। क्या है लेविस थ्योरी? लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी में क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory atom will take part in process of bond formation to complete its octet, except हाइड्रोजन। क्या बोलता है लेविस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम जो है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, किस लिए? तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि शुरू से जो हम बात कह रहे थे वो एक थ्योरी था, और उस थ्योरी को हम लोग लेविस थ्योरी के नाम से जानते हैं कि एटम जो है वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और केवल वो इसलिए पार्टिसिपेट करता है ताकि वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर सके, एक लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे आ सके। ठीक है, और एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या करता है बेटा? आपका डबलेट फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आया बात समझ में आपको इन जनरल वे में? अब इसी को क्या बोलते हैं? लेविस ऑक्टेट थ्योरी। इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज लेविस ऑक्टेट थ्योरी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेविस ऑक्टेट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। अब इसी में लेविस डॉट स्ट्रक्चर आता है, जिसके बारे में हम आपको आइडिया दिए हैं और बताए भी हैं, उसके क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं, लेकिन ये तो अब यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक आया है। ठीक, क्या देख रहे हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या है भाई? जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलडीएस भी। ठीक है, एलडीएस पहले बताए हैं। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग को डॉट से करना है। ठीक है, पहली बात। और यदि बॉन्ड बन रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिप्रेजेंटेशन डॉट से करके, और जो बॉन्ड बन रहा है उसका बॉन्ड बना के छोड़ देना है। ठीक है, अब स्टेप वाइज हम इसको बता देते हैं। स्टेप 1, ठीक है, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ईच एटम, यदि बॉन्डेड है तो ईच एटम, ठीक है, ईच एटम प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। क्लियर है? जो गिवन मॉलिक्यूल है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो। ठीक है, फॉर कैटायन के लिए क्या करेंगे हम? तो सब्सट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। ठीक है, सब्सट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, यानी कि जितना चार्ज है पॉजिटिव, मतलब कि उस पे उतना माइनस कर दो उस पे। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 12, Mg+2 है तो 12 में से 2 माइनस कर दो, कैटायन है ना, 12 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 10, यानी कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, क्लियर है? वैलेंस शेल, अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल का मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? मैग्नीशियम का कितना होगा? यदि, अच्छा, कार्बन की बात करते हैं।
ठीक है। या फिर हम बात करते हैं एल्युमिनियम का या नाइट्रोजन का मान लेते हैं। तो नाइट्रोजन का मान लेते हैं कि उस पे जो है अच्छा पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं कि किसी का ले लेते हैं, आयरन का ले लेते हैं, ठीक है। अब आयरन के वैलेंस शेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना पॉजिटिव चार्ज हम उसको माइनस कर देंगे, उतना ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। एल्युमिनियम का मान लेते हैं कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम पे मान लेते हैं पॉजिटिव है +3, तो उसमें 3 माइनस कर दो, ठीक है। आ रहा बात समझ में? तो ये चीज ध्यान में रखना है कि सबस्ट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, जितना प्रेजेंट रहेगा माइनस कर दो, और फॉर एन आयन क्या हो जाएगा, ऐड करना आपको, ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन, जितना नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंट रहेगा आयन पे, नेगेटिव आयन पे, वो क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक। अब स्टेप 2 में क्या करना है, ड्रॉ द बेसिक स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन टू गिव कंपाउंड बाय सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक स्केलेटन बनाना पड़ेगा, यानी बेसिक उसका स्ट्रक्चर टाइप बनाना पड़ेगा, जिसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा सेंट्रल एटम, दैट इज Ca, कि बीच का एटम कौन होगा, सेलेक्टिंग बाय सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम एंड पुट बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, और उनके बीच में बॉन्ड आपको लगाना होंगे, ठीक है, इन सच अ मैनर, कुछ उस प्रकार से, ठीक है, इन सच अ मैनर दैट ऑक्टेट, ठीक है, ऑफ ईच एटम गेट कंप्लीटेड, ठीक है, ठीक, उनका इस प्रकार से बॉन्ड बनाना है कि आपका ऑक्टेट उसका क्या रहे बेटा, कंप्लीट होता हुआ आपको नजर आए। समझ में आया, क्लियर है? इफ सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर लेफ्ट, देन दे विल फॉर्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Lp, और बॉन्ड बनाने के बाद यदि लोन पेयर बच जाते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, तो उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? उस बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं बेटा, लोन पेयर के नाम से जानते हैं। देखेंगे एग्जांपल, देखेंगे, आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे सेंट्रल एटम को, किसको मानेंगे हम सेंट्रल एटम, ये जरूरी है, क्योंकि एटम तो बहुत होंगे उसमें, HCl ही है, तो HCl में हम किसको सेंट्रल एटम मानेंगे, 2 ही एटम है, ठीक है। 3 में तो मान लेते हैं NH3 है, तो N एक है और H3 है, तो N जो है उसको हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं और हाइड्रोजन चारों तरफ से, CH4 तो उसमें C को सेंट्रल एटम मान सकते हैं और हाइड्रोजन चारों तरफ से, ठीक है। तो वही बात है कि सेंट्रल एटम हम किसको मानेंगे, किस आधार पे हम सेंट्रल एटम मानेंगे। चलो HCl में तो समझ में आया, NH3 में तो समझ में आ जा रहा है, चलो एक तरह से लॉजिक लग जा रहा है, लेकिन HCl में कैसे करेंगे, कैसे हम उसको सेंट्रल एटम मानेंगे। तो सबसे पहले प्रेडिक्शन कैसे करेंगे सेंट्रल एटम का, वो जरूरी है। तो क्या देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज Ca, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज Ca। आ रहा बात समझ में? अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलना चाह रहा है कि जनरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड,
कंपाउंड, ठीक है, विल बी सेंट्रल एटम। जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या होता है बेटा, सेंट्रल एटम की तरफ जनरली देखा जाता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ठीक है। आया बात समझ में। अब दूसरा, जनरली एटम विच कैन फॉर्म, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, जनरली अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस हिसाब से तो फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, NH3 जो अभी एग्जांपल दिया उसमें हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन कैसे हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन तो क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, हाइड्रोजन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो पहले पॉइंट के आधार पे तो क्या हाइड्रोजन आपका सेंट्रल एटम होना चाहिए। लेकिन अभी अगला पॉइंट देखते हैं और अगला का अगला पॉइंट भी देखते हैं। जनरली एटम which can form multiple bonds, generally atoms which can form multiple bonds, ठीक है, will be central atom, will be central एटम। यदि कोई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको एज हम लोग सेंट्रल एटम को है स्वीकार करते हैं। थर्ड पॉइंट, एटम प्रेजेंट लिस्ट इन नंबर विल बी सेंट्रल एटम, एटम प्रेजेंट, ठीक है, लिस्ट इन नंबर विल बी CA, सेंट्रल एटम, ठीक है। यदि एटम कम संख्या में मौजूद है तो वो एटम भी सेंट्रल एटम की भूमिका निभा सकता है, जैसे NH3 वाला पार्ट आ गया। अब मुख्य तौर पे ये बात एक ध्यान में रखेंगे, नोट क्या है बाबा, नोट तो नोट है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कांट एक्ट, ठीक है, कांट एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, ठीक है, ये कभी भी आपको सेंट्रल एटम की तरह नहीं दिखेगा। समझ में आया कि क्यों NH3 में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है। HF में, H और F में कौन सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन, F होगा या नहीं होगा, H और F दोनों, ठीक है, दोनों उस समय। तो ये चीज जो है हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और चूंकि दो एटम है तो उसमें सेंट्रल एटम का कोई रोल उतना होता नहीं है, ठीक है। आप दोनों को भी मान करके चल सकते हैं, हालांकि इसके आधार पे जो आपका लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसको आप सेंट्रल एटम मानकर चल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसमें सेंट्रल एटम का कोई रोल ही नहीं बनता है, क्योंकि दो एटम है, इसको मानो भाई चाहे उसको मानो, ठीक। अब यदि हम कुछ एग्जांपल देखें इससे तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल जैसे ये है बेटा आपका H3O+, ठीक है, H3O+, NH4+, ठीक है, H3PO3, ठीक है, SO2, CO2, ठीक है, CH4, चलिए इतना ही ले लेते हैं। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, ये O है बेटा आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा, N सेंट्रल एटम, यहाँ पे कौन होगा, फास्फोरस सेंट्रल एटम, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स वही बना रहा है, बहुत सारे बॉन्ड, ठीक है। सल्फर हो जाएगा सेंट्रल एटम, यहाँ कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये आप तीनों चारों पॉइंट को फॉलो कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल एटम बेटा किसको कह रहे हैं हम। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। अब यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे भी यदि हम थोड़ा ले लें किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड बना करके आपको दिखा दे। ठीक है, तो अपने को जब सेंट्रल एटम पता चल गया, ठीक, क्या पता चल गया अपने को, सेंट्रल एटम। जैसे कि हम बात कर रहे हैं CH4, ठीक है, CH4, तो CH4 में टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, कार्बन का 4 और ये 4, टोटल कितना हो गया 8, टोटल कितना हो गया 8, ठीक है।
और एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है? 2। तो टोटल बॉन्ड कितने नजर आएंगे यहाँ पे? 4। ऑक्टेट भी बेटा आपका कंप्लीट नजर आएगा। और यहाँ पे ये कार्बन जो है वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। कार्बन को रखो बीच में, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है, और ये हाइड्रोजन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, और इनके बीच में क्या कर दो? बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए क्लियर है। तो इस हाइड्रोजन का भी आपका क्या हो जा रहा है? डबलेट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। और जब इस कार्बन की बारी आई, कोवेलेंट में क्या होता है? जो तेरा है वो मेरा, और जो मेरा है वो तेरा है। तो अभी हाइड्रोजन बोला कि जो तेरा है वो मेरा है। अब कार्बन का बारी आया तो वो भी बोल रहा है ठीक है, जो तेरा है बेटा वो भी मेरा है, ये लो। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के खेमे में? आप देखेंगे तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको नजर आएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। वही यदि हम दूसरा देखें, ठीक है, CO2 का देखें, तो CO2 में कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम, ठीक है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ठीक है। तो कार्बन को यहाँ रखें, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन पता हमको डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो ये लो 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये लो इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ बॉन्ड। ये ऑक्सीजन अपना देखेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्सीजन अपना देखेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट। और ये जब कार्बन की बारी आई तो ये भी अपना बोला कि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है, तो मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ठीक है। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जोड़ें, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा? ऑक्सीजन का टोटल आप देखेंगे कि 6 जो रहता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका रहता है, ठीक है। कितने रहते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 × और 2 है तो ये 2, यानी कि 6 × 12 4 16। अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना अपने को बॉन्ड बनाना है? 4, ठीक है, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा कार्बन का, ठीक है। तो 4 यदि बना लेंगे तो 4 × 8, 8 इलेक्ट्रॉन गया, और बचा कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स देखिए 1 2 3 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ये वाला आपका क्या हो गया बेटा? लोन पेयर। यही आपका लोन पेयर है। कितने लोन पेयर? 1 2 3 4, 4 लोन पेयर जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर? बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 ये बता चुके हैं बॉन्ड पेयर, ठीक। अब यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेटेड हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही निकला, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको 4 बॉन्ड लगेंगे कम से कम, और 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो 8 जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में गया, और 8 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 4 लोन पेयर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, किसका? NH4+ का। तो ये रहा N, ठीक है। सबसे पहले तो NH3 बनता है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाता है बेटा? 5, और हाइड्रोजन कितना हो जाते हैं? देखिए ना यहाँ पे, इसका कितना हो जाएगा? 5 और +4, टोटल कितना हो जाएगा? 9, और कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए बेटा? 8, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8। बात समझ में आ रहा है? अब जरा समझना है चीजों को, ठीक है। यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन था, यहाँ जो एक हाइड्रोजन था, ये 4 हम नहीं लिख सकते, यहाँ कितना लिखेंगे? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक जो हाइड्रोजन था वो H+ लेकर के आया था, याद है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आप देखिएगा पीछे पलट करके, तो उस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, तो इसीलिए हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा? 5 + 3 = 8। और नाइट्रोजन के पास पहले क्या था? NH3। पहले क्या था? ये NH3। आपको पता है इसका हम बॉन्ड फॉर्मेशन NH4 का बता चुके हैं, तो डायरेक्ट हम बॉन्ड बना देते हैं। ये रहेगा N, ये रहेगा H, ये रहेगा H, ये रहेगा H, ये रहेगा H, और चूंकि इसने कोऑर्डिनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और हाइड्रोजन चूंकि ये न्यूट्रल था तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा इलेक्ट्रॉन मिलने के पास। इस हाइड्रोजन का बात करें डबलेट, 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 और इससे यदि नाइट्रोजन का बात करें तो देखेंगे बेटा ये ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। और एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।